गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा आज हम सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2021 सॉल्व करेंगे। क्लास 10th का है, उर्दू B303। ठीक है, कौन सा बेटा? 303, ये हमारा कोड है उर्दू का। ओके बेटा, ये सेट 2 है। कौन सा पेपर क्या है? सेट 2 है। और बेटा इसके मार्क्स क्या हैं? 80 मार्क्स का, यानी पार्ट ए 40 मार्क्स का होगा, पार्ट बी 40 मार्क्स। टोटल मिला के कितने होंगे? 80 मार्क्स होंगे और 3 आवर्स आपको एग्जाम में मिलेंगे करने के लिए ये सारी चीज़ें। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से, प्लीज़ ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और एक एक हरूफ, लहजे, लफ्ज़ पर तवज्जो देंगे बेटा, ताकि हम समझ सकें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है बेटा, पहला सवाल क्या है? एक चीज़ मैं बताती चलूँ बेटा कि ये जो पार्ट ए है 40 मार्क्स का है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड ग्रामर एमसीक्यू। ये सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर होंगे बेटा, पैराग्राफ होंगे और उससे रिलेट क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो आप सभी बच्चे इसे बहुत केयरफुली चेक कर सॉल्व करना, क्योंकि बेटा इसके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आंसर सब आपके सामने ही है। ओके, तो चलिए सभी शुरू करते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे हम सभी इसे। ओके, पैराग्राफ पहले हम पढ़ेंगे। इब्ने सफ़ी के नॉवेल उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद के एक इशाअती इदारे निकहत पब्लिकेशंस से ने शाये किए। इस इदारे ने जासूसी दुनिया के नाम से एक माहनामा निकाला। हर महीने इब्ने सफ़ी का एक मुकम्मल नॉवेल जासूसी दुनिया के एक शुमारे के तौर पर सामने आता है। लोग बेचैनी से मुंतजिर रहते हैं, है ना। इब्ने सफ़ी के नॉवेलों में कर्नल फरीदी, कैप्टन हमीद, इमरान कासिम वगैरह मुस्तकिल किरदारों की हैसियत रखते हैं। इन किरदारों में ऐसी कशिश थी कि कुछ लोग तो उन्हें हकीकी समझने लगे थे और उनकी हर कामयाबी का जश्न मनाते थे, उनकी खुशी से खुश होते थे और उनकी आजमाइश और तकलीफ पर दुखी हो जाते थे। इब्ने सफ़ी अपने बास किरदारों और नावलों के प्लाट मगरिबी नॉवलों से, कहाँ देखा बेटा? मगरिबी नॉवलों से अखज़ किए थे, लेकिन उन्हें मशरक़ी या हिंदुस्तानी रंग ढंग के साथ कुछ इस तरह पेश किया था कि ये किरदार तबाज़ात नज़र थे। अब बेटा नज़र आते थे। ओके, सभी बच्चों ने ये बहुत ध्यान से, हम सभी ने मिलके इस पैराग्राफ को पढ़ा बेटा। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप सभी ने देख लिया, समझ लिया पैराग्राफ में क्या पूछा गया है। और बेटा जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी से रिलेट पूछे जाएंगे, कोई बाहर से आपको आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, जो भी आंसर करेंगे आप इसी पैराग्राफ से करेंगे। जासूसी दुनिया के नाम से माहनामा कहाँ से निकलता था? कानपुर से, लखनऊ से, इलाहाबाद से। कहाँ से निकलता था बेटा? इलाहाबाद से निकलता था। आगे चलते हैं। इब्ने सफ़ी ने अपने बाज नावलों के प्लाट कहाँ से अखज़ किए थे? तो अभी हम सब ने पढ़ा बेटा, मगरिबी नॉवेल से किए थे। कहाँ से? मगरिबी नॉवेल से, अफगानी से नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं। हमें कुछ नहीं करना, ये कटपीट नहीं करनी है बेटा। जो राइट आंसर है उसका राइट आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। लोग बेचैनी से किसका इंतजार करते थे? तो जासूसी दुनिया का, ना कि गजल का, इब्ने सफ़ी का नहीं, अफसाने का नहीं, जासूसी दुनिया का। जासूसी दुनिया जो नावल थी उसका इंतजार करते थे। ठीक है बेटा, इब्ने सफ़ी के नावल को किस इशाअती इदारे ने शाये किया था? सबसे पहली लाइन में हम सभी ने पढ़ा था, ऑक्सफोर्ड नहीं, नवल किशोर नहीं, निकहत पब्लिकेशंस ने किया था। ठीक है, किसने किया था? निकहत पब्लिकेशंस ने। ओके, आगे चलते हैं बेटा। इमरान के किस नॉवेल का मशहूर किरदार है? इमरान किस नॉवेल का मशहूर किरदार है? यहाँ पे किरदार लिखा ले, लेकिन किरदार होगा बेटा। तो प्रेमचंद का नहीं, इब्ने सफ़ी जो एक बहुत अच्छे नॉवेल निगार हैं, नहीं नहीं, ये होगा, इब्ने सफ़ी होगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अभी तक हमने नसरी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे शेयरी। दर्ज झेल गैर दर्जी शेयरी हिस्से को गौर से पढ़कर उससे मुतालिक दिए गए सवालों के मुतबादिल जवाबों में से दुरुस्त जवाब तलाश करना है, यानी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे भी है, एमसीक्यू बेस्ड है। हम सभी ये नज्म अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से समझ के पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, क्या पढ़ेंगे? बच्चों की तौबा। क्या पढ़ेंगे बेटा? बच्चों की तौबा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, हमने बकरी, यहाँ से पढ़ते शुरू हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। हमने बकरी के बच्चों को कमरों में नाच नचाना छोड़ दिया,
नाराज न हो अम्मी हमसे, हर शौक पुराना छोड़ दिया। डैडी के सूट पहनकर हम सोफों पर डांस नहीं करते, सारे घर की बुनियादों को अब हमने हिलाना छोड़ दिया। दादा अब्बा का अब चश्मा बकरे को नहीं पहनाते हम, नाना अब्बा की लठिया अब हमने छुपाना छोड़ दिया। बंदर को सेहरा बांध के हम दूल्हा न बनाएंगे अम्मी, अब घूंघट काढ़ बंदरिया को डोली में बिठाना छोड़ दिया। नदिया के गहरे पानी में खाए न कई दिन से गोते, घर में ही पड़े अब सड़ते हैं, नदिया पे नहाना छोड़ दिया। तो बेटा ये बच्चों की तौबा नज्म हम सभी ने पढ़ी। इसका क्वेश्चन आंसर इसी से रिलेट पूछा गया है और बहुत इजी है और आप सभी से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि दादा अब्बा के चश्मे को बच्चे किसे पहनाते थे? किसे पहनाते थे? बिल्ली को नहीं, बकरे को पहनाते थे। किसको पहनाते थे? बकरे को। आगे चलते हैं। किसकी लठिया को बच्चे छुपाना छोड़ दिए? किसकी? ये देखो दादा। किसकी? नाना अब्बा की। किसकी? नाना अब्बा की लठिया। ये देखिए यहाँ पे आंसर है इसका। कह रहे हैं किसकी लठिया? नाना अब्बा की। ये है आंसर इसका। ये नाना अब्बा की लठिया को। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? बच्चे ने बकरी के बच्चों को कहाँ नचाना छोड़ दिया? कमरों में। सबसे पहला था ना, कमरों में ही तो नचाते थे, है ना। आगे चलते हैं। कह रहे हैं बच्चे ने कहाँ पे नहाना छोड़ दिया? तो नल पे, तालाब पे, नदी पे, नहर में। कहाँ पे? नदी पर नहाना छोड़ दिया, है ना। इसका आंसर यही था। हमने नज्म बहुत अच्छे से पढ़ी थी। अब कह रहे हैं डैडी के सूट पहनकर बच्चे किस पर डांस करते थे? सोफे पर, टेबल पर, छत पर, सड़क पर। नहीं, तो सोफे पर करते थे। सोफे पर कूद कूद के करते थे। अब कह रहे हैं दर्ज झेल सवालों में से सिर्फ 4 के जवाब लिखिए। बेटा शिकस्त, यहाँ पे क्या है? शिकस्त। शिकस्त मतलब होता है हार। शिकस्त का आपको क्या बताना है बेटा? मुतजाद, यानी विलोम शब्द, अपोजिट पर बताना है। ठीक है, तो शिकस्त का अपोजिट क्या होगा बेटा? मुतजाद क्या होगा? फतह। शिकस्त मतलब हार, फतह मतलब जीत। तो क्या होगा शिकस्त का अपोजिट? मुतजाद क्या होगा? फतह होगा। आगे चलते हैं। लफ्ज हयात का मुतरादिफ। मुतरादिफ बोलते हैं बेटा पर्यायवाची शब्द को, सिनोनिम्स को बोलते हैं। तो हयात मतलब होता है जिंदगी, झूठ, दुनिया, मौत। क्या होगा इसका? जिंदगी। हयात का मुतरादिफ क्या होगा बेटा? जिंदगी। लफ्ज खुशी का मुतजाद क्या है? खुशी, मुतजाद। यहाँ पे क्या पूछा बेटा? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप सभी। खुशी का मुतजाद यानी विलोम। मैं एक बार फिर से बता दूं बेटा, मुतजाद को हिंदी में आपने विलोम शब्द पढ़ा होगा, इंग्लिश में आपने अपोजिट पढ़ा होगा। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना बेटा, मतलब समझते नहीं है और फिर आंसर गलत कर देते हैं। तो खुशी का क्या होगा बेटा? यहाँ पे गम होगा। क्या होगा? गम होगा। आगे चलते हैं। लफ्ज बुलंद का मुतरादिफ क्या होगा? बुलंद का क्या होगा? बुलंद मतलब ऊंचा। और मुतरादिफ का क्या होगा? पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द होते नहीं है, सिनोनिम्स होते नहीं है। ठीक है, तो बुलंद का होगा ऊंचा। क्या होगा बेटा? ऊंचा। बुलंद का मुतरादिफ क्या होगा? जैसे आप लिखते हो जल, नीर, पानी, तोए, तो बोलते हो ना, तो ऐसे बुलंद का क्या होगा? ऊंचा होगा, लंबा होगा, है ना। आगे चलते हैं। लफ्ज बेहतर का मुतजाद क्या है? मुतजाद बदतर। बेहतर, बदतर। क्या होगा? अरे ये चीज तो बड़ी बेहतर है, नहीं नहीं नहीं, बहुत बदतर दिखाई दे रही है। बदतर, बदतर का मतलब बहुत बुरा। आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं चौथे सवाल में क्या है कि दर्ज झेल सवालों में से सिर्फ 4 के जवाब लिखना है आपको। 4 क्वेश्चन है कि चारों के आपको जवाब लिखने हैं बेटा। तदबीर, तदबीर का क्या होता है? ये देखिए, मैं एक बार नीचे करके दिखा देती हूँ। तदबीर की जमा आपको बतानी है। जमा यानी बहुवचन, प्यूलर आपको बताना है। तो तदबीर का क्या होगा? तदाबीर होगा। तदबीर लिखा है, आपको सिर्फ बीच में अलिफ लगा देना है, एक डंडा लगा देना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तदाबीर। आगे चलते हैं। मुमालिक का वाहिद क्या होगा? मुमालिक क्या है बेटा? जमा है, तो इसका क्या बताना है आपको? वाहिद। मुल्कों नहीं होगा, मुल्क होगा। क्या होगा? मुल्क, ममालिक। मुल्क, ममालिक। मुल्क वाहिद है, ममालिक जमा है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं शिकायत का वाहिद। शिकायत क्या है? जमा है, हमें इसकी क्या बतानी है? वाहिद। तो शिकायत वाहिद है, शिकायत क्या है? जमा है। शिकायत वाहिद, शिकायत जमा। जंगल की जमा क्या होगी? जंगलात।
जंगल की जमा क्या होगी बेटा? जंगलात होगी। क्या होगी? जंगल की जमा क्या होगी? जमा क्या है? जंगलात है, और ये जंगल क्या है? वाहिद है। ओके, आई होप बच्चे आप सबको समझ में आ रहा हो। दिमाग की बत्ती जला लीजिएगा अच्छे से समझने के लिए, ठीक है बेटा? एक बार ध्यान देंगे सब कुछ आ जाएगा। आप सब बहुत ज़हीन बच्चे हो। खराबी की जमा क्या है? खराबी की जमा आपको बताना, ये वाहिद है, आपको खराबियां करना है, जमा। खराबियां क्या है बेटा? जमा है, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। सब बहुत इजी है, सब फटाफट कर लोगे आप सभी इंशाल्लाह। कह रहे हैं दर्ज झेल सवालों में से सिर्फ 4 के जवाब लिखने हैं आपको। हम शाम को आगरा जाएंगे, इस जुमले में कौन सा फेल है? बेटा हमने आपको ज़माने के एतबार से फेल, माजी, हाल बहुत अच्छे से पढ़ाया था। फेल, माजी, मुस्तकबिल हमने, सॉरी, हाल, माजी, मुस्तकबिल मैंने बहुत अच्छे से आप सबको पढ़ाया था। अब वही चीज़ यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हम शाम को आगरा जाएंगे। गागेगी जहाँ पे होगा क्या होगा बेटा? वो फेल है, मुस्तकबिल होगा, यानी फ्यूचर। फ्यूचर क्या होगा बेटा? फ्यूचर, भविष्य। आपको अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए, आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। हम साबिका वाला मरकब लफ्ज कौन सा है बेटा? हम सफर है। देखो यहाँ पे हम प्लस सफर, तो ये हम क्या है बेटा? साबिका है। अगर ये लास्ट में लगा होता तो क्या होता? लाहका होता। लेकिन जब हम शुरू में किसी लफ्ज के, अल्फाज के शुरू में जब हम लगाते हैं तो वो क्या होता है? साबिका होता है। वो किताब पढ़ रहा है यानी काम हो रहा है। वो किताब पढ़ रहा है यानी काम हो रहा है, तो क्या है? फेले हाल, यानी प्रेजेंट, वर्तमान काल जिसको बोलते हैं, उर्दू में हम उसे बोलते हैं फेले हाल। वो किताब पढ़ रहा है। अब हम सभी ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सारा क्या है बेटा? क्या है ये? फेले हाल है। वर्तमान में हम काम कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। वो काम जो आने वाले वक्त में हो, आने वाले वक्त में हो, उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? फेल मुस्तकबिल कहेंगे, यानी जो काम आने वाले कल में हम करते हैं वो क्या होता है? मुस्तकबिल होता है। जैसे आप सभी बोलोगे कि हम बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे, हम बोर्ड का एग्जाम देंगे, तो ये क्या है? मुस्तकबिल है, यानी आप भविष्य की बातें कर रहे हो, फ्यूचर की बातें कर रहे हो, है ना? सब बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान दे लोगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके बेटा, चल रहे अभी 5वां सवाल हम करते हैं कि सवालिया लहजे, सवालिया यानी क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक, सवालिया लहजे के इजहार के लिए जुमले के आखिर में जो निशान लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऐसे ही तो लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? सवालिया निशान कहते हैं। क्या कहते हैं? सवालिया निशान। ओके, दर्ज झेल सवालों में से सिर्फ 4 के जवाब लिखिए, ठीक है? चलिए देते हैं, हम सभी बहुत अच्छे से इसका आंसर करेंगे। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? सबको पता है, हम सब ने बहुत अच्छे से ये चैप्टर पढ़ा था, इल्तुतमिश की, ठीक है बेटा? अब कह रहे हैं किस विटामिन की कमी से आंखें खराब हो जाती हैं? तो आप सबको पता है विटामिन ए की कमी से। हम सब ने नई रोशनी में ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझा था, पढ़ा था, है ना? आप सभी ने इसे सॉल्व भी किया था। किसको भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है? तो बेटा भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। हम सभी ने ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से पढ़ा था और इसकी वीडियो भी मैंने डाल रखी है ज़ैक स्टडी प्लैनेट पे, ठीक है? कर्नल से कारतूस मांगने वाला सवार कौन था? कौन था? वजीर अली था। कौन था बेटा? वजीर अली था, ना कि अफसर, गोरा सिपाही, लेफ्टिनेंट नहीं, वजीर अली था। कर्नल ब्रिटिश ऑफिसर से किसने मांगा था कारतूस? वजीर अली ने मांगा था। अकबर किस खानदान का बादशाह था? तो आप सबको पता है, पढ़ते चले आए हो बचपन से, मुगल खानदान का बादशाह था। कहाँ का था बेटा? मुगल खानदान का। आगे चलते हैं 7वें नंबर पे कि नीचे दिए गए सभी सवालों के जवाब लिखिए। सही मुहावरा कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि इसमें कौन सा मुहावरा सबसे सही है। मैदान छोड़ना, मैदान जोतना, मैदान में सोना, मैदान में बैठना, तो ये सबसे सही लग रहा है आंसर, ये है ना बेटा? कौन सा लग रहा है? ये कि मैदान छोड़ना, ये वाला आंसर होगा। आगे चलते हैं। कह रहे हैं मान रखना का मतलब दौलत जमा करना नहीं, तालीम हासिल करना नहीं, मशहूर होना नहीं, इज्जत रखना, मान रखना। कहते नहीं है बेटा एग्जाम में पास हो जाना और मेरी मान रख लेना, है ना? ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन आप सब पास नहीं, इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे आप सभी।
फिर कह रहे हैं थर्ड पे क्या आएगा, जैसी करनी वैसी क्या होगी, भरनी, है ना। हम लोगों ने नेकी और बदी में पढ़ा था ये चैप्टर, नेकी जैसी करनी वैसी भरनी। आगे चलते हैं, कह रहे हैं अब्बू ने जब देर से आने का सबब पूछा तो मैं क्या झांकने लगा था, डैश डैश डैश, बगले झांकने लगा था ना, बगले झांकने लगा था। ये नहीं होगा, बस थोड़ा सा ध्यान देखना बेटा, पढ़ लेना बस कैसे भी करके। अगर आपको पढ़ना नहीं आता, रीडिंग नहीं आती तो कैसे करेंगे आप सब, बहुत इजी है। और बेटा अगर आपने एक पे भी सवाल पे गलत निशान लगा दिया तो गलत हो जाएगा। 4 में 4 ऑप्शन है आपके सामने, जो सही होगा सिर्फ उसी पे आप टिक करिएगा, ठीक है। अब बेटा हम चलते हैं 8वें नंबर पे, दर्ज झेल दरसी नसरी इख्तिबास, यानी जो हमारे सिलेबस अभी तक हमने अनसीन पैसेज पढ़ा, अब जो हम इख्तिबास जो पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ये हमारी बुक से लिया गया है, जान पहचान बुक से लिया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने उस्तादों का बेहद एहतराम करते थे। सितारा के एक स्कूल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे जो जात पात की तफरीक को नहीं मानते थे। वो सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे। वो भीमराव को बहुत चाहते थे। किसको चाहते थे? भीमराव को, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, कह रहे उस्ताद और शागिर्द का ये रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर भीमराव सुखपाल से भीमराव अंबेडकर बन गए। तालीम हासिल करने के बाद अंबेडकर को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा, मगर उनके दिल में इल्म हासिल करने का शौक और मेहनत का जज्बा इसलिए आगे बढ़ते गए। आखिरकार आला तालीम के लिए उन्हें इंग्लिस्तान जाना पड़ा। कौन से मुल्क गए बेटा? इंग्लिस्तान। इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छूत छात और जात पात की तफरीक मिटाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। छूत छात की इस लानत से मुल्क को काफी नुकसान पहुंचाया। उसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा। ठीक है बेटा, हम सभी ने पैराग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ा। अब हम सभी इसके क्वेश्चन आंसर फटाफट सॉल्व करेंगे, ठीक है। कह रहे हैं दर्ज बाला इख्तिबास किस सबक से लिया गया है? तो बेटा सभी को पता है, सभी ने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, सभी ने अच्छे से पढ़ा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लिया गया, वो तो पहला ही अल्फाज आ गया ना। कह रहे सेकंड क्या है कि किसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहता है बेटा? छूत छात की, ठीक है, ओके, आप सबको पता है। कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस्ताद का नाम क्या था? उनके उस्ताद का नाम क्या था? अंबेडकर था। क्या था बेटा? अंबेडकर था, ओके। यहाँ पे मैं दिखा दूं आप सबको कि उनके उस्ताद का नाम क्या था। आप सभी ये देखिए, उनके स्कूल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे। उन्होंने आगे चलकर उन्हीं के नाम पे अपना नाम रखा क्योंकि उनसे वो बहुत ज्यादा मुतासिर थे। आगे चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर किस गर्ज से इंग्लिस्तान गए थे? किस उससे गए थे बेटा? आला तालीम के लिए गए थे, ना कि तिजारत छूत छात दूर करने, उस्ताद से मिलने नहीं, आला तालीम हासिल करने गए थे, है ना। आप सभी ने इसको समझ लिया अच्छे से बेटा। अब हम आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं 5वें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि छूत छात के लानत से किसको काफी नुकसान हुआ? किसको हुआ? वकीलों को, अंग्रेजों को, डॉक्टरों को? नहीं, इन लोगों को नहीं, बल्कि हमारे मुल्क को होता है ना। अब चलते बेटा, यहाँ पे एक चीज देखिए, या का निशान लगाया। 2 पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ में से सिर्फ आपको 2 सवाल करने हैं। यहाँ पे पढ़ लेना है। देखिए ये लिखा है, ये दर्ज झेल दर्जी नस्ल इख्तिबास को गौर से पढ़कर उससे मुतालिक दिए गए सवालों के मुताबादिल जवाबों में से दुरुस्त जवाब। लेकिन बेटा यहाँ पे ऐसा तो मेंशन नहीं किया दर्ज झेल, हाँ, कि आपको 2 में से 1 करना है, लेकिन फिर भी या लगा हुआ है। एक बार वहाँ जहाँ पे जो एग्जामिनर होगा उससे आप जरूर डिस्कस कर लेना, ठीक है, कि इसमें से दोनों करना है या 1 करना है। मेरे ख्याल से 2 में से 1 करना होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। इल्तुतमिश की वफात के बाद दरबार में वजीर ने जब बादशाह की वसीयत पढ़कर सुनाई तो तुर्क अमीरों ने यह पसंद नहीं किया कि एक औरत दिल्ली की तख्त ताज की मालिक हो। रजिया ने यह देखा तो अमीरों से कहा कि मेरे औरत होने पर एतराज है तो मैं अमन की खातिर अपने भाई रकनुद्दीन का नाम पेश करती हूँ। आओ हम सब मिलकर इससे वफादारी
का अहद करें, लेकिन हुकूमत हाथ आते रकनुद्दीन ऐश व आराम में पड़ गया। उसकी माँ एक हासिद खातून थी, औरत थी। उसने दूसरी बेगमात और उनके बच्चों को तरह तरह से परेशान किया। वो सौतेली बेटी रजिया की मकबूलियत से जलने लगी, मगर जल्दी ही रकनुद्दीन अपनी ऐश पसंदी और अपनी माँ की ज्यादतियों की वजह से इस कदर बदनाम हो गया कि दिल्ली के लोगों ने उसको गिरफ्तार करके मौत के घाट उतार दिया। ठीक, दिल्ली के आवाम रजिया की खूबियों और इल्तुतमिश की वसीयत से वाकिफ थे। उनमें से एक बुजुर्ग सूफी काजिमुद्दीन जाहिद ने रजिया की तख्त नशीनी का ऐलान किया। किसने किया था बेटा? काजिमुद्दीन जाहिद ने। तख्त नशीनी होने पर रजिया ने अहद किया कि मैं आवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूंगी। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक ये साबित न कर दूं कि मैं मर्दों से कम नहीं हूं। तो बेटा आप सभी ने ये इख्तिबास बहुत अच्छे से समझा, देखा, पढ़ा। अब हम सभी से रिलेट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, दर्ज बाला इख्तिबास किस सबक से लिया गया है? तो बेटा किससे लिया गया है? ये ठीक है, नहीं, रजिया सुल्तान से लिया गया है। कह रहे बादशाह की वसीयत किसने पढ़कर सुनाई थी? किसने सुनाई थी? वजीर ने सुनाई थी ना, दरबार में वजीर ने सुनाई थी। रकनुद्दीन की माँ किस तरह की औरत थी? नेक थी? बिल्कुल नहीं, हासिद थी। न मजहबी थी न तालीम याफ्ता थी, बल्कि वो एक हासिद थी, जलन रखती थी, जलती थी सबसे। आगे चलते हैं। रजिया की तख्त नशीनी का ऐलान किसने किया था बेटा? तो अभी मैंने एक बाबा सूफी का नाम पढ़ा था, काजिमुद्दीन जाहिद ने किया था। किसने किया था बच्चे? काजिमुद्दीन जाहिद ने किया था। ये एक सूफी थे ये। आगे चलते हैं। दिल्ली के लोगों ने किसे गिरफ्तार करके मौत के घाट उतार दिया था? तो किसको किया था बेटा? ये, क्योंकि रकनुद्दीन एक बहुत ही ऐश परस्त नाकारा इंसान था। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे हैं सवाल नंबर 9 पे हम चलते हैं बेटा। दर्ज झेल अभी तो हमने क्या पढ़ा था? नसरी इख्तिबास पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे शेरी हिस्से को, गौर से पढ़ेंगे और इससे मुतालिक दिए गए सवालों के मुतबादिल जवाबात में दुरुस्त जवाब तलाश करके लिखेंगे। ठीक है, ये बेटा हम सब ने इसे बहुत अच्छे से धुन के साथ पढ़ी थी, तरन्नुम के साथ पढ़ी थी और सभी बच्चों ने ज्यादातर इसे याद भी किया था। इसकी मैंने एक अच्छी सी वीडियो भी डाली है तरन्नुम के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है। किसका? मौत का। नींद क्यों रात भर नहीं आती, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो एक चीज तो क्लियर है बेटा कि ये गजल कहाँ से ली गई है? मिर्जा गालिब। यहाँ तो नाम भी शो हो रहा है ना, इजली आपको 1 नंबर यहाँ से मिल गए। ये सारी चीजें ध्यान देना बेटा, कुछ नंबर्स तो आपके सामने ही रहते हैं, बिल्कुल आपकी नजरों के सामने। तो कह रहे हैं दर्ज बाला शेरी हिस्से के शायर कौन है? तो आपके सामने मैंने दिखा दिया, गालिब, है ना। आगे चलते हैं बेटा। किसका दिन मुअय्यन है? किसका? स्कूल का, इम्तिहान का, नतीजे का नहीं, मौत यानी मौत बरहक है। कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत यानी मौत का मजा हर शख्स को चखना है, यानी मौत का दिन मुअय्यन है, तय है। शायर को पहले किस बात पे हंसी आती थी? हाले दिल पे हंसी आती थी, न लतीफे पे, न तालीम पे, न सूरत पे। तो शायर को हाले दिल पे हंसी आती थी अपने। किसे सूरत नजर नहीं आ रही है? मौत को, जिंदगी को, शायर को, आशिक को? किसको बेटा? शायर को, है ना, शायर को नहीं आ रही है। है कुछ ऐसी ही बात, कह रहे हैं कुछ ऐसी ही बात जो, बेटा मैं इसको एक बार फिर से बता दूं कि 1 मिनट, कि किसे कोई सूरत नजर नहीं आ रही? तो बेटा शायर को कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। कह रहे हैं कुछ ऐसी ही बात जो डैश डैश हूं, तो क्या? चुप, है ना, एक शेर में था ऐसा, चुप। आगे चलते हैं। अब या करके यहाँ पे भी दिया हुआ है बेटा, देखिए या करके, तो चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। कोई पहाड़ ये कहता था कि गिलहरी से तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे, जरा सी चीज है इस पर गुरूर क्या कहना, ये अक्ल और ये समझ ये शऊर क्या कहना, खुदा की शान है नाचीज चीज बन बैठी, जो बेशऊर हो यूं बातमीज बन बैठी, तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, जमी है पस्त मेरी आन बान के आगे, जो बात मुझ में है तुझको
वो है नसीब कहाँ भला पहाड़ कहाँ जानवरे गरीब कहाँ। तो बेटा आप सब ने ये नज्म बहुत खुश होके पढ़ी थी, अल्लामा इकबाल की नज्म थी पहाड़ और गिलहरी। अल्लामा इकबाल ने इस नज्म में पहाड़ और गिलहरी के बीच एक मुकालमा दिखाया है, बहस दिखाई है। ठीक है, तो चलिए अब इसका सवाल जवाब हम सॉल्व करते हैं बेटा। दर्ज बाला शेरी हिस्सा किस नज्म से लिया गया है? तो आप सभी को पता है, फटाक से पहाड़ और गिलहरी पे आंसर करेंगे, है ना। आगे चलते हैं बेटा। फिर कह रहे हैं किसने कहा कि मेरी आन बान के आगे जमीन पस्त है, नीची है? किसने कहा? क्योंकि गिलहरी के अंदर तो इतना गुरूर घमंड तो था नहीं। किसने कहा था? पहाड़ ने ही तो कहा था, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा गुरूर घमंड था। अब कह रहे हैं पहाड़ ने जरा सी चीज किसे कहा था? जरा सी चीज, पहाड़ तो बहुत ऊंचा था। और सब जरा सी चीज किसको बोला था बेटा? गिलहरी को बोला था। किसको बोला था? गिलहरी को। सही मुहावरा कौन है? डूबना, डिबोना, डूबने जाना, डूब मरना। क्या बोला था? पहाड़ ने तो बोला था गिलहरी जाके डूब मर। तो ये एक मुहावरा है बेटा। तेरी डैश 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 क्या मेरी आन बान के आगे। तो क्या होगा? तेरी बिसात है क्या मेरी आन बान के आगे, है ना, बिसात। आगे चलते हैं। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन पेपर आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। बेटा ये पेपर बहुत लेंथी हो जा रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी इसको ख़त्म कर रही हूँ। और आप सभी बच्चों से ये बोलना चाहूँगी कि बेटा अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ तब भी आप कमेंट करेंगे, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करेंगे मेरे बच्चों। और बेटा एक चीज़ मैं आप सबको बताती चलूँ कि अभी तो मैंने पार्ट ए करा, अब मैं पार्ट बी आप सबको दूसरी वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो ये बेटा अभी तो मेरी 27-28 मिनट की ये वीडियो हो रही है, तो आप सभी इसे पढ़ेंगे ध्यान से। दूसरी पार्ट बी दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो बेटा तब तक आप थोड़ा आराम करिए, अच्छे से पढ़िए, दूसरी वीडियो का वेट करिए और अच्छे से प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। ओके बेटा, बाय बाय।